देख के दुख होता है कि जवान जवान बच्चे भी पोलियो में बैठ के ताश खेलते हैं। अगर 4-5 साल नहीं जागे ना तो ये देश की ऐसी स्थिति कर देंगे, फिर ताश खेलने के अलावा और कोई काम भी ना बच्चे है। फिर तो चाहोगे जब भी ताश खेलने पड़ेंगे और ना चाहोगे जब भी ताश से खेलने पड़ेंगे। फिर यो मौका है, जाग जाओ, इस जातीय धार्मिक उन्माद तो ऊपर उठ जाओ, भारतीय बन जाओ, देश खातर काम करो, ये जाति धर्म के इन चीज़ों ने छोड़ दो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर के आज तालू गांव में शुरुआत थी, यानी कि पैदल यात्रा की, एक जवान आंदोलन की एक शुरुआत हम यहां से कहेंगे। और आप सभी को पता है कि एक पैदल यात्रा को लगातार ग्राउंड मीडिया की टीम लगातार ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाने लग रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के देश का जो युवा नौजवान है इस वक्त आग बबूला। हमारे साथ युवा किसान नेता है अभिमन्यु कुहाड़। 2-4 मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अभिमन्यु, आपका स्वागत है ग्राउंड मीडिया में। आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? एक अग्निपथ योजना के खिलाफ में एक जवान आंदोलन की शुरुआत तालू गांव से हुई है, लगता है सरकार के ऊपर इस बात का कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, असर तो निश्चित तौर पे पड़ेगा जी, लेकिन बहुत गंभीर सवाल सरकार के ऊपर पहले खड़े होते हैं। जी जी। अभी जो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कल हमारे प्रधानमंत्री जर्मनी गए हुए थे तो G7 की बैठक में भाग लेने के लिए जी। तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया इमरजेंसी को लेके कि इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस इमरजेंसी से क्या नुकसान हुए, किस तरीके से उस इमरजेंसी में लोगों को दबाया गया, लोगों की आवाज़ को कुचला गया। बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया और उनके समर्थक आए हुए थे, उन्होंने बड़ी तालियां भी बजाई। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि देश की जनता से बात किए बिना आपने जबरदस्ती नोटबंदी कर दी। आपने कहा कि काला धन पकड़ा जाएगा, काला धन कोई नहीं पकड़ा गया। आज तक ये नहीं बता पाए वो कि कितना काला धन पकड़ा गया। आज तक ये डाटा सरकार सामने नहीं लेके आ सकी है। वो कह रहे थे कि इतना काला धन पकड़ लेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे थे। उसके बाद व्यापारियों से बात किए बिना, उनसे सलाह लिए बिना वो GST ले आए। उस GST से लोगों के काम धंधे चौपट हो गए। अब आगे जाके जो GST का जो नियम था कि भाई स्टेट और सेंटर में इतना बंटवारा होगा, वो स्टेट को उनके राइट्स नहीं दे रहे हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है उनको उनका GST का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पहले क्या होता था, GST आने से पहले स्टेट टैक्स अलग से होता था, तो स्टेट के राइट्स होते थे जो संविधान में कहा था फेडरल स्ट्रक्चर के, तो इन्होंने वो खत्म कर दिया। उसके बाद ये कृषि कानून ले आए, किसानों से बात किए बिना, और कहते हैं कि किसानों को ये कानून समझ नहीं आए और बाकी इनको समझ में आ गए। किनको समझ में आ गए? उन सरकारी लोगों को ये समझ में आने का दावा किया कि यदि जवार बड़ी हो रखी हो और जवार और ईख के किले साइड में और उनसे नहीं पूछ ले कौन सी जवार है कौन सा ईख है, तो जो लोग IAS अधिकारी बैठ के जो ये बताओ ना कानून बहुत बढ़िया थे, वो नहीं बता पाओगे कौन सी जवार है कौन सी ईख है। तो कहने का मतलब ये है। अब उसके बाद एक बात देखो, प्रधानमंत्री जी कहा करते कि भाई हम 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में। 2014 से पहले का इनका वादा था, तो आज तक तो उनके 16 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे। लेकिन हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत में 15 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। 16 करोड़ नए रोजगार की बात तो छोड़ दो, 15 करोड़ जो पुराने रोजगार थे वे खत्म हो गए हैं। तो अब एक गांव के नौजवान को, एक किसान के बेटे को, एक मजदूर के बेटे को बड़ी उम्मीद होती है सेना से कि भाई वो सेना में जाएगा और उसको वहाँ पे नौकरी मिलेगी, वो अपना देश की सेवा भी करेगा, देश से प्रेम भी करता है, वो अपने परिवार को भी पाल सकेगा। लेकिन अब अचानक से देखो, आप पिछले 2-3 सालों से पहले ही इन्होंने वो भर्ती बंद कर रखी है कोरोना के नाम पे। जिनके पहले के इम्तिहान क्लियर हो रखे थे, एयरफोर्स के रिटन क्लियर हो रखा, मेडिकल क्लियर हो रखा, फिजिकल क्लियर हो रखा, उनको अचानक से 6-7 महीने दिखाता रहा रिजल्ट डिलेड, रिजल्ट डिलेड, रिजल्ट डिलेड, और अचानक से आ गया कि एग्जाम कैंसल्ड। तो वो जितनी उन बच्चों ने मेहनत की उसका जवाब कौन देगा? अब एक बात बताइए आप मुझे, समझने की बात यह है कि हर साल 55,000 फौजी रिटायर होते हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से। उनमें से मात्र 1% को नौकरी मिल पाती है, और 1% में से भी अधिकतर को कौन सी नौकरी मिलती है? अधिकतर को वो नौकरी मिलती है, कहीं गार्ड की नौकरी मिल गई, कहीं किसी और चीज़ की नौकरी मिल गई। ये बार बार दावा करते हैं, ये बीजेपी के भक्त हैं, ये इजराइल मॉडल का दावा करते हैं कि इजराइल मॉडल पे होना चाहिए, इजराइल में भी इसी तरीके से दी जाती है। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, अगर इजराइल मॉडल अपनाना है तो इजराइल मॉडल की एक चीज़ समझने की है सबसे पहले, जो उनके प्रधानमंत्री रहे, जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जो लिकुड पार्टी के हेड हैं, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। एक ऑपरेशन हुआ था आज से 40-50 साल पहले। उस ऑपरेशन में उनके भाई भी ब्रिगेडियर के पद पे तैनात थे और उनके भाई भी शहीद हो गए थे।
तो इजराइल के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उनके सांसद हैं, वो भी पहले 3-3, 4-4 साल की आर्मी में नौकरी करके आते हैं। वो भी अपने इजराइल देश की सरहदों की रक्षा करके आते हैं। उनमें उनके परिवार के लोगों की शहादत भी हो जाती है। तो अगर ये इजराइल मॉडल को लागू करना चाहते हैं तो फिर भारत में भी एक नियम बना देना कि एमपी और एमएलए का चुनाव वही लड़ पाएगा जो पहले 4 साल अग्निवीर बन के आएगा, जो पहले 4 साल बॉर्डर पे तैनात रह के आएगा, जो पहले 4 साल आतंकवादियों के खिलाफ लड़ के आएगा। ये कानून बना देना, दिक्कत क्या है उसमें। लेकिन एमपी एमएलए ये बात करते हैं कि भाई एक आर्गुमेंट जो दिया जाता है, अक्सर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सुनता हूं, वो आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि भाई 5.5 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट है और उसमें से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया पेंशन और सैलरी में खर्च हो जाता है, तो नए हथियार खरीद नहीं पाते, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाता। भाई हम इनको एक बात कह रहे हैं कि 70 करोड़ रुपया, अभी द ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट 2020 की, हमारे देश में 3,800 सांसदों को पेंशन दी जाती है। उनमें से सिर्फ 1,400 जो सांसदों की पेंशन है उसके ऊपर एक महीने का खर्चा 70 करोड़ रुपया है, यानी एक साल का हो गया 840 करोड़ रुपया हो गया। ये तो 1400 का हो गया। आप लगभग 4,000 का निकालोगे तो आप देख लो कि ये आगे जाके कितना हो जाएगा। ये लगभग 2 से 2,500 करोड़ हो जाता है। ठीक है, तो 2 से 2,500 करोड़ रुपया तो सिर्फ सांसदों का खर्चा हो रहा है। और बात यदि आप करोगे तमाम राज्यों के एमएलए की, तो कितने कई हजार एमएलए होंगे, उनकी पेंशन पे कितना खर्चा होता होगा, तो 50 से 60 हजार करोड़ रुपया मिनिमम खर्चा एक साल का इनकी पेंशन पे हो जाता है। तो उस पेंशन से इनको दिक्कत नहीं है। यदि जवान को जो अपनी जान हथेली पे रख के 15 साल 20 साल 30 साल देश की सेवा करता है, जो तिरंगे में लिपट के जिसका बच्चा, जिसका बाप, जिसका भाई बहन गाँव में वापस आते हैं, उनकी पेंशन से इनको दिक्कत हो रही है, तो ये कौन सी बात हो गई है। और देखिए, किसी भी देश की जो नीतियां होती हैं वो उस देश की डेमोग्राफी के हिसाब से, उस देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बनाई जाती हैं। जो ये कहते हैं ना कि भाई ये कॉन्स्क्रिप्ट तौर पे 3 साल 4 साल के लिए फौजी भर्ती करा लो, ये उन देशों में होती है जहां पे जनसंख्या बहुत कम होती है और उनको लड़ने के लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं। भारत में तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भारत में इस तरह की उनकी क्या जरूरत है। तो कुल मिला के जो ये सरकार है, इस सरकार ने एक चीज सोच ली है कि 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में जिन कॉर्पोरेट घरानों ने इनको हजारों करोड़ों की फंडिंग करी, अब ये धीरे धीरे करके उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों के हाथों पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। पूरे देश की जो संपत्ति है, रेलवे है, जहाज है, सारी चीजें हैं, पीएसयूज हैं, तेल की कंपनियां हैं, वो एक एक करके लगातार इनको बेच रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, देश को आज एक चीज जाननी चाहिए। 2018 में एक फाइनेंशियल बिल लेके आए थे ये, उससे 2018 से पहले क्या होता था कि भाई कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का अधिक से अधिक 2% किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी। और जो 2% भी वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगी उसको वो पब्लिक में बताना पड़ता था। 2018 में बीजेपी की सरकार ने नियम बना दिया कि यदि कोई कंपनी चाहे तो अपना 100% मुनाफा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है और जनता को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इन्होंने क्या किया कि शेल कंपनी बनवाई, यानी फर्जी कंपनी बनवाई, विदेशों से काला धन उन कंपनियों में मंगवाया और उन कंपनियों के माध्यम से बीजेपी के चंदे अकाउंट में वो पैसा जमा हो गया। बीजेपी के पास खुद इनके आंकड़े 6,500 करोड़ की तो ये व्हाइट मनी लेके बैठे हैं। जब चाहे जिस राज्य की सरकार तोड़ देते हैं ये, या तो धर्म जाति उन्माद के आधार पे अपनी सरकार बनवा लेते हैं, लोगों को हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट में बांट के, लोगों को क्षेत्र के नाम पे बांट के ये सरकार बना लेते हैं। और अगर ऐसे सरकार नहीं बनती है, किसी दूसरे की सरकार बन जाती तो 20-20 करोड़ रुपए देके विधायक तोड़ लेते हैं। अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये शिवसेना के विधायक तोड़ लिए इन लोगों ने तोड़वाया है ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। तो वो इतना पैसा इनके पास जो जमा हो गया है, उस पैसे का ये हर तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं और ये पूरे तरीके से पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और मैं देश के नौजवानों, किसानों, जवानों से एक निवेदन करना चाह रहा हूं, अब समय है, जाग जाओ। अगर अब नहीं जागे तो बाद में जागने का फिर कोई फायदा भी नहीं होगा। अब हम जाते हैं, कई बार देख के दुख होता है कि जवान बच्चे भी पौड़ियों में बैठ के ताश खेलते हैं। अगर 4-5 साल नहीं जागे ना तो ये देश की ऐसी स्थिति कर देंगे, फिर ताश खेलने के अलावा और कोई काम भी ना बच्चे, फिर तो चाहोगे जब भी ताश खेलने पड़ेंगे और ना चाहोगे जब भी ताश से खेलने पड़ेंगे। फिर यो मौका है, जाग जाओ, इस जातीय धार्मिक उन्माद तो ऊपर उठ जाओ, भारतीय बन जाओ, देश खातर काम करो, ये जाति धर्म के इन चीज़ों ने छोड़ दो। अब आप एक बात बताओ मेरे को, पूरे इस आंदोलन में जो किसान आंदोलन रहा है, इससे पहले किसानों की एक एक आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज है, ट्विटर हैंडल है। अचानक से आज उस किसान एकता मोर्चा
ट्विटर हैंडल पे लिखा आता है कि किसान एकता मोर्चा को भारत की सरकार के कहने पे उसको बैन कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अरे भाई किस आधार पे सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड तो उनका होना चाहिए जो बीजेपी की आईटी सेल सुबह से शाम तक झूठ फैलाती है, जो बीजेपी के नेता गप मारते हैं, जो बीजेपी की आईटी सेल का अमित मालवीय सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने का काम करता है, तो उसका बंद होना चाहिए अकाउंट तो। लेकिन देश के 80 करोड़ किसानों की आवाज, किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया जाता है, ट्रैक्टर टू ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया जाता है। किस तरीके का देश ये बनाना चाहते हैं? एक तरफ ये बात करते हैं कि इमरजेंसी बहुत बुरी थी, हम मानते हैं, हमारे साथ बहुत सारे आंदोलनकारी आज भी ऐसे हैं जो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में जिन्होंने अत्याचार सहे थे। इमरजेंसी गलत होती है, लेकिन आज क्या है देश में? आज भी तो आपातकाल है, बस वो बात है कि पहले वो घोषित आपातकाल था इंदिरा गांधी के समय, आज अघोषित आपातकाल है। तो ये पूरे तरीके से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज तमाम सामाजिक लोगों को खड़ा होना चाहिए, तिरंगे झंडे के नीचे आके आंदोलन लड़ना चाहिए, अन्यथा फिर आगे आने वाले समय में कुछ बचने वाला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अंतिम सवाल अभिमन्यु भाई मेरा, आप जैसे बता भी रहे थे भी युवा साथी हैं, आप जाते हैं तो ताश खेलते मिलते हैं। अब बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से ये दावा किया जाता है कि भाई जब जनसंख्या इतनी है तो हर किसी को इस योजना के अंतर्गत काम मिल जाएगा, 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगे, नए बच्चे लगेंगे, गरीब घर का लड़का भी इसमें लगेगा। वो कह रहे हैं भाई हर किसी ने मौका मिलेगा, तो इस और 11 लाख रुपये रिटायरमेंट के ऊपर मिलेंगे और बाकी सैलरी है, तो इसमें दिक्कत भी की है। देखो, पहली बात तो एक किया, हाँ, ये बीजेपी वाले लोग हैं, ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, उसको समझना चाहिए। आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, 11 लाख रुपए सरकार नहीं दे रही, सरकार ने लिखित तौर पे ये बात कही है उसमें, जो हर महीने की उसकी तनख्वाह होगी, हर महीने की तनख्वाह में 30% उसका काटा जाएगा और अग्निवीर फंड में सरकार के पास जमा होगा। मान लो पहले साल उसकी हर महीने की तनख्वाह 30,000 रुपया है, तो उसका 30% यानी 9,000 रुपए कटेगा, तो 12 महीने में क्या हो गया? 1,08,000। दूसरे साल उसकी हर महीने की तनख्वाह है 33,000, तो हर महीने उसका कट गया 11,000, तो 12 महीने कितना हो गया? तीसरे साल उसकी हर महीने की तनख्वाह 36,500, तो उसका 30% कटेगा। चौथे साल उसकी तनख्वाह 40,000, उसका 30% कटेगा। तो आप हिसाब लाओगे 6-6.5 लाख रुपये तो ये हो गए उसके जमा हो गए, सरकार दो रहे। और 4 साल का 6-6.5 लाख का ब्याज कितना हो गया? तो 9-10 लाख रुपये तो ये हो गए, सरकार अपनी तरफ से के दे रही है। यो तो उससे की तनख्वाह में थे पीछे काट के इन्हें 4 साल ये धरेंगे और 4 साल पाछू उसने ये दे देंगे, उससे के रुपये ही है। सरकार ने किनारा दे दिया इसमें, तो सरकार कुछ नहीं देने वाली है। और बड़े दुख होता है ये बात जान के कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए झूठ बोलने के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 2 दिन पहले खट्टर साहब ने बोला कि जो भी अग्निवीर से रिटायर होकर आएगा हर किसी को रोजगार देंगे। अरे भाई, इतने रोजगार आप अपनी गोद में ले रहे हो, तो ये हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी के नंबर में टॉप 3 राज्यों में शामिल क्यों हो गया? और ये हालात जब हैं, जब गुड़गांव में इंडस्ट्री है, फरीदाबाद में इंडस्ट्री है, कुंडली में इंडस्ट्री है, बहादुरगढ़ में इंडस्ट्री है और शहर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बावजूद यदि पूरे देश में आप टॉप 3 राज्य निकालोगे बेरोजगारी के मामले में, तो उसमें हरियाणा का नंबर टॉप पे है। यदि आपके पास इतने रोजगार थे, इतनी आपके पिटारे में नौकरियां थी, तो ये हरियाणा बेरोजगारी के मामले में टॉप पे क्यों पहुंच गया? फिर तो हरियाणा रोजगार के मामले में टॉप पे पहुंचना चाहिए था। तो ये झूठी बातें हैं, इन बातों से कुछ नहीं होने जाने वाला है। और एक बात ध्यान रख लो, मैं ये बात कहूँ बार बार, देश पे बहुत बड़ा संकट आ रखा है। एक तरफ चाइना है जो लगातार घुसपैठ करता जा रहा है। 2 साल पहले की तो बात है कि गलवान वैली में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें चाइना के भी 10-20 फौजी मारे गए थे, हैं। अब पाकिस्तान के साथ भी हमारे तनाव के रिश्ते चल रहे हैं 1947 के बाद, और अभी ऐसे मिलिट्री में प्रयोग कर रहे हैं। रूस ने ये करा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होया, तो जब यूक्रेन की राजधानी कीव को वो घेर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? रूस ने जो अपने 2-3 साल की नौकरी वाले थे वे भेज दिए। उनने क्या किया? रूस के फौजियों ने हथियार भी छोड़ के आ जाए, तेल तो भरे उड़, गोलियां तो भरे उड़, टैंक वैंक भी उड़े छोड़ के आगे। उनने क्या सोची कि बोला भाई क्यों टेंशन ली, 6-7 महीने की नौकरी और रह रही है, बोला करके अपना चालो अपना जीवन में। लेकिन रूस ने बहुत नुकसान होया उससे। ये बाद में जब ईस्टर्न यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, अभी सेवोद्रोस्त एक शहर है उड़ेगा, उस पर भी रूस ने कब्जा कराया है। उनने ये क्या किया? अपने प्रोफेशनल फौजी उतारे जिन्हें 8-8, 10-10 साल का अनुभव था। ये लगातार रूस आगे कब्जा करता जाने लग रहा है। तो वे भी रूस के सैनिक है, पहले वाले भी रूस के सैनिक है। फर्क क्या है? फर्क यो है कि वे 2-3 साल की नौकरी वाले थे, जिस तरीके से अग्निवीर है, और जो ये बाद में आए हैं ये पक्के वाले हैं। पक्के वाला है वो कमिटमेंट के साथ लड़ता है, उसकी निष्ठा पूरी होती है। उसने पता है कि भाई लड़ाई में तेरा कुछ होगा तो तेरे परिवार ने संभालनी पाछा है, सरकार उन्हें संभालेगी। लेकिन जिस तरीके की ये योजना लेकर आ रहे हैं, ये योजना बड़ी खतरनाक है।
देश के नौजवानों के भविष्य के साथ साथ देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा व संप्रभुता के लिए भी बड़ा खतरा है। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो मुद्दा था अग्निपथ योजना को लेकर के, जो पैदल यात्रा जो निकाली जा रही है, अब इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी कि युवा किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ के जो विचार अग्निपथ योजना को लेकर के, क्या देश के फायदे के लिए फिर नुकसान के लिए है, जो विचार इन्होंने रखे, अब कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन योगिंदर के साथ मैं जवाब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।